जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है उसमें का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। जो बच्चे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे उनको ये पता होगा बच्चों कि ये मैथ्स के लिए भी ये क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, रीजनिंग के लिए भी चल रहे हैं बच्चों, और आपका ये प्रैक्टिस सेट हिंदी और जीएस के लिए भी चल रहे हैं। बच्चों, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आपका वो रोज़ सुबह 9 बजे होता है। करीब करीब आपका बच्चों 12 बजे जो है आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होता है। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए चलते हैं हम डायरेक्टली बच्चों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी फिर प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? ये दे रखा है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प हो। ठीक है बच्चों, क्या कह रखा है प्रश्न? 4 विकल्पों में उस विकल्प को आपको चयन करना है जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प हो। ऐसा प्रश्न कैसे सॉल्व करते हो बच्चों? देख लो, आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, बच्चों ने खेल खेला। अब इसका निर्देश क्या दे रखा है? आप निर्देश देख रहे होंगे कि ये भविष्य काल में इसे कन्वर्ट करने को बोल रहा है। ठीक है बच्चों, जो ब्रैकेट में होगा वही उसका निर्देश दे रहा है। तो ये जो आपका पैराग्राफ दिया है बच्चों ने खेल खेला, उसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? उसी को हमें बच्चों भविष्य काल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग पहले बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट मीन कि इसका जो बच्चों सही रूपांतरण होगा भविष्य काल में बच्चों ने खेल खेला का, वो क्या होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? बच्चे खेल खेल चुके। ये तो बच्चों चुके हैं, तो चुके आप सभी जानते होंगे ये भूतकाल का इंडिकेशन है, तो पहला ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत है। देखो बच्चों, बी देख रखे होगे, इसमें दे रखा है बच्चे खेल रहे हैं, तो रहे हैं लास्ट में है, ये आपका वर्तमान काल का इंडिकेशन है। वर्तमान काल दैट मीन प्रेजेंट का है बच्चों, तो प्रेजेंट तो इसमें कहा नहीं, इसमें क्या रखा है? भविष्य काल का बताना है, तो ये भी आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है? अगला ऑप्शन में दे रखा है बच्चे खेल चुके होंगे। क्या होगा बच्चों? क्या कह रखा है? ऑप्शन सी में कह रखा है कि बच्चे खेल खेल चुके होंगे। तो बच्चे चुके होंगे ये भी आपका भूतकाल का निर्देश दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। भविष्य काल में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको जो दिख रहा है कि बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चों, भविष्य में बच्चे खेल खेलेंगे, तो कह सकते हैं कि भविष्य काल का इंडिकेशन है, तो भविष्य काल में कन्वर्ट करने को बोल रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न बच्चे आप सब आसानी से सॉल्व करोगे, हमें भी पता है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? ये देखो, ये कह रखा है कि 2 से 3, प्रश्न संख्या जो 2 से 3 है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों ध्यान से देखो, प्रश्न कह रखा है कि 2 और 3 के लिए दोनों के लिए इंडिकेशन है, दोनों में आपको सही स्त्रीलिंग का चयन करना है। किसका चयन करना है बच्चों? दोनों में आपका सही स्त्रीलिंग का चयन करना है। अब देखो इसमें क्या है? राजपूत। अब राजपूत का दिए गए चारों ऑप्शन में से आपको सही स्त्रीलिंग कौन सा लग रहा है? अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए राजपूतानी की, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा, क्योंकि जो राजपूत का सही स्त्रीलिंग होता है वो राजपूतानी होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो और ऑप्शंस गलत होंगे बच्चों, राजपूताई ये इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा, ना ही राजपुत्रीन होगा, ना ही राजपूती होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 बच्चों, इसमें भी आपको स्त्रीलिंग ही बताना है। आपको तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है। किसका बच्चों बताना है स्त्रीलिंग? तपस्वी का। तो आपको सभी को पता होगा तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होता है बच्चों क्या होता है? तपस्विनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में तपस्विनी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप क्या क्या दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है नीचे दिए गए शब्द का आपको क्या करना है? सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। जैसे देखो शब्द क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो शब्द क्या दे रखा है आपका? तलवार दे रखा है। शब्द आपका बच्चों क्या दे रखा है? तलवार दे रखा है। अब आपको तलवार का सही क्या चूज करना है? आपको बहुवचन चूज करना है। तो बच्चों आपने बहुवचन पढ़ा ही होगा, तो का बहुवचन होता है, इनमें से क्या होता है? अगर बात करें तलवारों, तो ये बच्चों गलत होगा, क्योंकि तलवार का बहुवचन तलवारों तो होता नहीं है, ना ही तलवार का बहुवचन तलवार ही होता, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तलवारें हो सकता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे अगर एक बिंदु लगी होती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो कहने का अर्थ क्या है बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है। तलवार का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है बच्चों? तलवारें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में तलवारें दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों।
इसमें क्या रखा है, हस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। बच्चों जो हस्व और दीर्घ प्रकार हैं इनमें दिए गए ऑप्शंस में से किसके प्रकार हैं। आपको पता होगा हस्व और दीर्घ बच्चों ये दोनों किसके प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार होते हैं। हस्व स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर होता है, तो ये किसके प्रकार है बच्चों, ये स्वर के प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए में स्वर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बात करें बच्चों हस्व स्वर का, हस्व स्वर में क्या होता है, अगर मैं कहूं आपसे हस्व स्वर क्या होता है तो आप सीधा इसकी डेफिनेशन जानते होंगे। हस्व स्वर बच्चों जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, क्या, जिसके उच्चारण में, दैट मीन जिसको बोलने में कम समय लगता है, लघु समय लगता है बच्चों, क्या लगता है, कम समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो आ, अगर आ बोल रहे हो छोटा आ, दैट मीन बड़ा आ बोलोगे समय लगेगा, लेकिन बच्चों छोटा, तो ये अगर छोटा आ, तो आप इसमें देखने को पा रहे होगे कि आ बोलने में आपको कम समय लग रहा है। छोटी ई, इसको भी आप बोलोगे तो कम समय लगेगा बच्चों। वैसे छोटा ऊ है और ऋषि है, ये बच्चों जो दोनों हैं ये ज्यादा समय में नहीं बोले जाते ना बच्चों। ये आपका जो कम समय बोलने में लगे, उच्चारण में जिसके कम समय लगे, वो आपका क्या होता है, हस्व स्वर होता है। अब बच्चों दीर्घ स्वर क्या होता है, अगर बात करें हम दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर क्या होता है बच्चों, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में क्या होता है, अधिक समय लगता है। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक है बच्चों, ये किसके उदाहरण है, दीर्घ स्वर के उदाहरण है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ये आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न इसमें पूछ रखा है आपसे, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन है। बच्चों अगर बात करें दिए गए ऑप्शंस में से, तो इसमें से ऊष्म व्यंजन का जो सही उदाहरण है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में 100 दे रखा है, तो आपका ऊष्म व्यंजन का सही उदाहरण सी ही है। लेकिन बच्चों अगर आपसे सा के जगह कुछ और पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है बच्चों, ये शा होता है, उसके बाद ये वाला शा होता है, सनन वाला सा होता है, फिर बड़ा सा होता है, फिर हा होता है। ये बच्चों जो चारों हैं ये आपके कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है बच्चों, ऊष्म व्यंजन है। तो वर्णमाला के ये 4 शब्द आप याद रखिएगा, अगर ऊष्म व्यंजन पूछे तो बच्चों ये छोटा सा, ये षड्यंत वाला सा, और ये आपका बड़ा सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन के 4 उदाहरण होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी में शा दे रखा है वाला, तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न सेम एज इट इज वही रिपीट हो गया है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों, दी गई जोड़ियों में आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। बच्चों इसमें क्या दे रखा है, आपको कह रखा है कि आपको 2 जोड़ी दे रखी है। क्या दे रखा है बच्चों, 2 जोड़ी दे रखी है, उसमें आपको सही संज्ञा बतानी है और उससे बनने वाले सही विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो एक एक करके हम आप सारे ऑप्शंस में देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें पहले ही की पक्ष और पाक्षिक की, तो क्या आपको इसमें बच्चों सही आपको संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द का सम्यक युग मिल रहा है। बच्चों अगर बात करें पक्ष और पाक्षिक की, तो ये बच्चों देखो आप ध्यान से देखोगे इसको, तो पक्ष और पाक्षिक संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की ठीक उदाहरण है। दैट मीन्स समय जो इसका है वो सही बन रहा है, सही युग बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही इसका ऑप्शन दैट मीन करेक्ट आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर शेष विकल्प की बात करें, जैसे बी की बात करें, सी की बात करें या फिर डी की बात करें, प्रेम और प्यार या फिर सुख या दुख या फिर स्वर्ण और सोना, इसमें आप सब देख रहे होंगे परस्पर समानार्थी हैं। क्या है बच्चों, परस्पर समानार्थी हैं या फिर क्या है, या फिर बच्चों ये विपरीतार्थक हैं। दैट मीन ये एक दूसरे के विपरीत हैं, या बच्चों ये एक दूसरे के समान हैं। दैट मीन प्रेम का पर्यायवाची ही प्यार होता है, दैट मीन ये एक दूसरे के समान है। सुख और दुख को देख सकते हो बच्चों, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। स्वर्ण और सोना को देख सकते हो, ये एक दूसरे के बच्चों दैट मीन समान है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी गलत सही होगा, क्योंकि एक दूसरे के या तो समान है या तो एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन बच्चों जो आपका संज्ञा और उससे बनने वाला विशेषण है वो इन दोनों का पालन तो करता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है या तो बच्चों समान है। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये पूछ रखा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। बच्चों जो सर्वनाम होता है उसमें
जो सर्वनाम वाला वाक्य होता है, दैट मीन कोई उसमें दे रखा है, आपको एक वाक्य दे रखा है जिसमें सर्वनाम भी हो, उसमें लिंग का पता कैसे चलता है। दैट मीन अगर यह लिख के ऐसे कुछ कहा गया है बच्चों आगे, या गाना गाता है या फिर यह जाता है, दैट मीन कुछ भी हो, तो उसमें जो यह दे रखा है, इसमें किसी का नाम तो दे नहीं रखा है, तो इसके आधार पर आपको बताना है कि लिंग का पता हम लोग कैसे लगाते हैं। दैट मीन किससे लिंग का पता चलता है उस वाक्य में जहां पे संज्ञा की जगह सर्वनाम हो। ठीक, क्रिया के जरिए चलता है, कर्म के जरिए चलता है, या कर्ता के जरिए चलता है, या फिर वचन के जरिए चलता है। तो बच्चों आप सही करेक्ट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसके द्वारा पता चलता है। देखो बच्चों, सर्वनाम, सर्वनाम में जो होता है वो जनरली क्या होता है, किसी नाम की जगह से रिप्लेस करता है। अब वो जो नाम है वो किसकी जगह, दैट मीन बच्चों कहने का अर्थ ये है जब नाम रिप्लेस किया गया होगा, दैट मीन जैसे हम यहाँ मान ले रहे हैं सोहन दे रखा है बच्चों, सोहन कुछ क्रिया कर रहा होगा, आप समझ रहे होगे, सोहन बच्चों कुछ क्रिया कर रहा होगा, तो उसके क्रिया के द्वारा उसका क्या हम लिंग निर्धारित नहीं कर सकते। दैट मीन कुछ है बच्चों, कोई कार्य किया, जैसे कोई कार्य कर रहा है, करता है, या कुछ भी है बच्चों, तो अगर लास्ट में करती है तो हम लोग उसको एड इज इट फीमेल जेंडर के लिए ले लेंगे, दैट मीन लिंग का पता उसमें निर्धारित करेंगे। तो कहने का अर्थ है बच्चों, कर्म के आधार पर लिंग निर्धारित नहीं होगा, कर्ता के आधार पर लिंग निर्धारित नहीं होगा, वचन के बेस पर भी लिंग निर्धारित नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास बचा केवल बच्चों क्रिया। तो क्रिया जो है, इसी से हम लोग बच्चों सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, ये पूछ रखा है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जायसी द्वारा रचित है और काफी प्रसिद्ध रचना भी है। पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, पद्मावत दे रखा है, बी में दे रखा है रसविलास दे रखा है, सी में क्या दे रखा है बच्चों, सी में आपका विज्ञान गीता दे रखा है, और डी में श्रृंगार लहरी दे रखा है। तो बच्चों आप सब बताएं इसमें से जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों, आपको इसमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो जायसी द्वारा इनमें से प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, पद्मावत है। कौन सी बच्चों, पद्मावत है। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, तो बच्चों जो मोहम्मद जायसी साहब हैं इसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है बच्चों, इन्होंने इसको अवधी भाषा में लिखी है। अगर भाषा प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है तो आप जरूर बताएं कि किस भाषा में बच्चों, अवधी भाषा में। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये पूछ रखा है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। बच्चों भारत दुर्दशा जो है एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है। वृंदावन लाल शर्मा के द्वारा लिखा है, या फिर देवकी नंदन खात्री के द्वारा लिखा है, या फिर अयोध्या सिंह के द्वारा लिखा है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा है। तो भारत दुर्दशा बच्चों किसके द्वारा लिखी गया उपन्यास है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, जो भारत दुर्दशा है ये किसके द्वारा लिखा है बच्चों, ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा है। लेकिन अभी आपने प्रश्न में देखा होगा बच्चों कि ये कह रखा है एक उपन्यास है। जो भारतीय दुर्दशा है बच्चों, भारत दुर्दशा है, ये क्या है बच्चों, एक नाटक है। क्या है, ये एक नाटक है। प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है, एक उपन्यास नहीं बच्चों, ये एक नाटक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। बच्चों अब रचना क्या क्या है, रचना देखो चिदंबरा है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद है, और पल्लव है। कौन कौन सी रचना है बच्चों, ये चार रचना आपको दे रखी है, चिदंबरा है, उत्तरा है, कला है, बूढ़ा चांद है, और पल्लव है। ये बच्चों चारों रचनाएं किसके द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, सुमित्रा नंदन पंत दे रखा है, बी में दे रखा है अज्ञे दे रखा है, सी में आपका केदारनाथ दे रखा है, डी में बच्चों आपका सुभद्रा कुमारी चौहान दे रखा है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में पहले उत्तर बच्चों बताने की कोशिश करें। तो जो बच्चों आपका चिदंबरा है, उत्तरा है, कला है, बूढ़ा चांद है, और पल्लव है, ये किसके द्वारा रचित है, ये बच्चों आपका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। किसके द्वारा है बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में सुमित्रा नंदन पंत दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके अगर हम लोग और बात करें
तो इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा क्या लिखा गया है बच्चों? इसमें अगर बात करें तो बीड़ा एक रचना है, वो भी किसके द्वारा लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा है। पल्लव एक रचना है बच्चों, इसके भी किसके द्वारा लिखित है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा है। युगांत एक रचना है बच्चों, ये रचना भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। उत्तरा कला और बच्चों बूढ़ा चांद, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें बच्चों चिदम्बरा की, तो बच्चों इसके लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे बच्चों? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1968 में। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस रचना के लिए बच्चों? किस रचना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था? चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, चिदम्बरा रचना के लिए। ठीक, तो ये बात भी आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड भी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? ये पूछ रखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बच्चों कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इनको इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन में है खूटियों पर टांगे लोग, या फिर जंगल का दर्द, या क्या कहकर पुकारूं, या फिर गर्म हवाएं। इनमें से 4 रचना जो बच्चों दी गई है, इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं बच्चों, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इनको खूटियों पर टंगे लोग के लिए ही बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें बच्चों कब दिया गया था, तो इनको 1983 में दिया गया था। और मजे की बात बच्चों इनमें क्या है कि जिस समय इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था, उस समय इनका देहांत हो चुका है। तो कहने का अर्थ है बच्चों इनको कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। इनके मरण के उपरांत बच्चों ये पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, किसको मिला था बच्चों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में मरने के उपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आई होप ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो उस पद के उचित अलंकार के रूप के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। देखो बच्चों, आपको इसमें से क्या दे रखा है? काली घटा का घमंड घटा, ये आपका एक वाक्य दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? ये आपका एक वाक्य दे रखा है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें आपका सबसे उचित अलंकार कौन सा है? यही प्रश्न पूछा है, आपको इसमें उचित अलंकार का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? यमक अलंकार दे रखा है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? अतिशयोक्ति अलंकार दे रखा है। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है? उत्प्रेक्षा अलंकार दे रखा है। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? उपमा अलंकार दे रखा है। बच्चों काली घटा का घमंड घटा, इनमें आपको क्या दिख रखा है? आपको देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे, घटा वर्ड की, दैट मीन घटा शब्द की 2 बार पुनरुक्ति हो रही है, दैट मीन 2 बार रिपीट हो रहा है ना। घटा शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है। जब किसी पंक्ति में एक शब्द का 2 बार रिपीट होता है बच्चों, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। बच्चों देखो, काली घटा का अर्थ यहाँ कुछ और है, घमंड घटा का अर्थ यहाँ कुछ और है। ठीक, काली घटा दैट मीन बादल का, घमंड घटा इसका मतलब कम होना। ठीक, तो काली घटा का घमंड घटा दोनों जगह परिवर्तन हो रहा है ना बच्चों। तो जब 2 प्लेस पर कोई वैल्यू, दैट मीन बच्चों जब 2 शब्द एक जगह एक वाक्य में रिपीट हो रहे हैं और उनका जगह जगह पर अर्थ, दोनों जगह पे अर्थ बदल जा रहा है, तो बच्चों ऐसे में हम लोग उसको यमक अलंकार की नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? यमक अलंकार का नाम देते हैं। यमक अलंकार का जो बच्चों ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर आपके ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न समझे आपकी? नहीं, अगर नहीं समझे बच्चों एक बार और समझ लो। देखो इसमें अलंकार आपको बताना है। देखो काली घटा का घमंड घटा, बच्चों इसमें देखो आप ध्यान से देखो, घटा शब्द की पुनरुक्ति 2 बार हो रही है, दैट मीन घटा शब्द इस वाक्य में 2 बार आ रहा है। घटा शब्द का अर्थ भी बदल रहा है। यहाँ पर घटा का क्या अर्थ है बच्चों? बादल है, और यहाँ का घटा का क्या अर्थ है बच्चों? कम है। तो यमक अलंकार की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बच्चों? उनमें होता है जिसमें एक ही वर्ड 2 बार रिपीट होता है, और प्लस एक का अर्थ कुछ और होता है और दूसरे का अर्थ कुछ और होता है। सेम एज इट इज है, एक शब्द घटा 2 बार यहाँ पर मिला है, एक का अर्थ बादल है और दूसरे का अर्थ कम है, तो कह सकते हैं बच्चों इसमें यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से
उस सही विकल्प का आपको चयन करना है जो रेखांकित शब्द से सही अव्यय का भेद हो। रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद हो बच्चों। इसमें आपको रेखांकित शब्द नहीं लिखा, आप इसके कोई के नीचे रेखांकित कर लें। ठीक है बच्चों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कोई के नीचे बच्चों रेखांकित है। इनमें आपको सही क्या फाइंड करना है, अव्यय का भेद फाइंड करना है। ठीक, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो बच्चों कोई है इसमें। ठीक है, कोई शब्द किसका संबोधन करता है, दैट मीन किस अव्यय का संबोधन करता है, समुच्चय बोधक अव्यय का, या फिर विस्मयादि बोधक का, या फिर संबंध बोधक का, या फिर निपात बोधक का। लेकिन बच्चों देखो, ये इंडिकेशन कर रहा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे से और बाहर से कोई ना कोई रिलेशन तो आपको नजर आ रहा है। बाहर खड़ा है कोई बच्चों ना, दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो दरवाजे में और संबंध तो दरवाजे में और बाहर में तो है ही कुछ ना कुछ, तो संबंध के आधार पर है। तो संबंध बच्चों, ये जो कोई है ये किसका इंडिकेशन करता है, कोई आपका संबंध का इंडिकेशन करता है। तो संबंध बोधक आपका बच्चों किस में है, तो संबंध बोधक आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को आपका चयन करना है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है बच्चों, इसका ये अशुद्ध दे रखा है, आप सब ध्यान से दे रखे हो। मैंने गांव जाना है, ये बच्चों अशुद्धि का दे रखा है। ठीक, उसके बाद आपको बताना है इसमें कि शुद्ध कौन सा होगा, शुद्ध का आपका बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें, अगर हम लोग ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं बच्चों, तो देखो इसमें क्या नजर आ रहा है, मैं गांव जाना है, ये तो शुद्धि है नहीं बच्चों। मैं गांव जाना है, या तो कुछ और होता है बच्चों, मैं गांव जाऊंगा होता तब सही होता, लेकिन जाना है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, इसका हम लोग को सही शुद्ध वाक्य फाइंड करना है। मेरे को गांव जाना है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, पढ़ने में ही लग रहा है। मेरे को गांव जाना है बच्चों, ये भी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, मराठी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख लो, सटीक इसका शुद्ध उदाहरण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं बच्चों आप सभी को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुद्धि में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको उसी का शुद्ध वाक्य ध्यान से कर देना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, छंद में प्रयुक्त अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं। जो छंद में बच्चों प्रयुक्त अक्षर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, चरण कहते हैं, मात्रा कहते हैं, या वर्ड कहते हैं। बच्चों देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को मैं आशा करता हूं पहले से पता होगा, क्योंकि बच्चों जो छंद में प्रयुक्त अक्षर होता है उसको तो व्यंजन आप लोग कभी नहीं कहोगे, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। चरण भी नहीं कहोगे, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त अक्षर की बात कर रखा है बच्चों, पूरा सेंटेंस की बात तो कर नहीं रखा है, तो चरण भी गलत है आपका, मात्रा भी गलत है। तो जो छंद में प्रयुक्त अक्षर होता है बच्चों, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग वर्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में वर्ड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें बच्चों वर्डों और मात्राओं की जो गेय व्यवस्था होती है उसी को हम लोग छंद कहते हैं। आप सब जानते होंगे वर्ड जो होता है बच्चों, वर्डों और मात्राओं, और किसके बच्चों, मात्राओं का जो क्या होता है, गेय व्यवस्था होती है। क्या होती है बच्चों, गेय व्यवस्था होती है, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, उसी को हम लोग छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी आप इस डेफिनेशन के लिए कभी कभार डेफिनेशन से भी प्रश्न उठाता है, तो आप सब कुछ जाने रहिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें बच्चों सीधा आपको मुहावरा का सही अर्थ चूज करना है। विकल्पों में सही अर्थ मुहावरा का चूज करना है। बच्चों आपको पता होगा मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न इसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, 2 से 3 प्रश्न। अब देखो इसमें क्या है, मुहावरा बच्चों लोहा मानना है। अब लोहा मानना का सही अर्थ क्या होगा, मूर्ख बनाना है बच्चों, मूर्ख बनाना तो होगा नहीं, लोहा मानने का अर्थ तो मूर्ख बनाना कैसे होगा, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी लोहा मानने का हार मानना भी गलत है, क्योंकि हार मानना तो होगा नहीं बच्चों, ये दोनों आपके गलत हैं। लोहा मानना बच्चों प्रभाव को इंडिकेशन करता है, दैट मीन लोहा मानने का जो अर्थ है वो प्रभाव करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ से भी बच्चों इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्रभाव करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपके सामने, ये तो काफी आसान प्रश्न है बच्चों, आशा करता हूं इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बच्चों इसमें कहा है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है। मैं आशा करता हूं आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि बच्चों रसों का राजा जो होता है वो श्रृंगार रस होता है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, हर जगह आपको श्रृंगार रस देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में श्रृंगार रस देखने, मतलब ऑप्शन नंबर सी बी में श्रृंगार रस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसका अस्थाई भाव का, तो इसका अस्थाई भाव क्या बच्चों, जो श्रृंगार रस है इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव बच्चों रति होता है। क्या होता है, रति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में श्रृंगार रस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रसों का राजा बच्चों श्रृंगार रस होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में वही 4 विकल्प दिए गए बच्चों, आपको जो निर्देश दे रखा है उसके अनुसार आपको वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प चुनना है। अब देखो आपका वाक्य क्या दे रखा है, आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको किस में बदलना है आपको बच्चों, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो आप इस किताब को पढ़े हैं, इसका सही कर्मवाच्य क्या होगा, इसका सही कर्मवाच्य क्या होगा बच्चों। देखो कर्मवाच्य की बात की गई है तो कर्म को प्रदान करेंगे आप, अगर कर्मवाच्य की बात की गई है तो कर्म पे ले जाएंगे। देखो आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसमें हम लोग जनरली बच्चों किसी के जरिए किताब की पढ़ी है, दैट मीन अगर ऑप्शन ए की बात करें, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो द्वारा शब्द जोड़ रहा है बच्चों, ये कर्मवाच्य का उदाहरण दे रखा है, दैट मीन कि जो किताब है वो आपके द्वारा पढ़ी गई है, तो कर्म को प्रधान बनाना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक का किया जाता है, अल्प विराम का किया जाता है, या फिर उद्धरण का किया जाता है, या फिर अर्ध विराम का किया जाता है। तो किसका प्रयोग बच्चों किया जाता है, ऑप्शंस क्या है बच्चों, योजक है, अल्प विराम है, उद्धरण है और अर्ध विराम है। तो इसमें बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा, ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप सब बताएं पहले बच्चों किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में उद्धरण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का जब त्यों हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में उद्धरण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कर रखा है, ये कर रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प आपको चुनना है। देखो आपको शब्द क्या दे रखा है, चंद्रशेखर दे रखा है। सही शब्द क्या दे रखा है बच्चों, आपका चंद्रशेखर दे रखा है। अब इसमें आपसे कह रखा है कि इनमें आपको सही बच्चों समास वाला विकल्प चुनना है। चंद्र है शिखर पर जिसके, क्या चंद्रशेखर का सही समास वाला बच्चों ये विकल्प है, या फिर चंद्र है जिसका नाम, या फिर चंद्र के समान जो है, या फिर चंद्र के जैसा है जो। तो इनमें से बच्चों सही विकल्प आपका कौन सा होगा, तो आपका सही विकल्प चंद्रशेखर का बच्चों जो समास वाला विकल्प है वो कौन सा है, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये बच्चों चंद्रशेखर का सही समास वाला विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, सेम एज इट इज है, उसका चयन करना है जिसका सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। किसके लिए बच्चों, जो प्रश्न के अनुसार जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द होगा। अनेकार्थी शब्द इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, उससे एज इट इज प्रश्न है। जिसका उत्साह नष्ट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका उत्साह जो है नष्ट हो गया हो, सॉरी बच्चों, जिसका उत्साह नष्ट हो गया उससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्साही तो कहेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि उत्साही उसे कहते हैं जिसका उत्साह नष्ट ना हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो सीधा सीधा गलत है। अगर बात करें उद्यमी, तो बच्चों उद्यमी भी नहीं करेंगे, उद्यमी भी नहीं करेंगे बच्चों। उद्यमी का क्या होगा, अगर हम लोग एक एक की बात ही कर लें, उद्यमी का क्या करता होगा, जो उद्यम करता हो, जो उद्यम करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। जो उद्यम करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उद्यमी कहते हैं। वैसे उत्साही का आप सभी को जानते हो, जो उत्साह से भरा हो, जो उत्साह से भरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उत्साही कहते हैं। अगर बात करें जिज्ञासु की बच्चों, जिसमें जानने की इच्छा उसे हम लोग जिज्ञासु करते हैं, जिसमें जानने की इच्छा है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिज्ञासु कहते हैं। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, जिसका उत्साह नष्ट ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हतोत्साहित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हतोत्साहित कहते हैं, क्योंकि हतोत्साहित बच्चों उत्साह जिसका नष्ट हो गया हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हतोत्साहित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हतोत्साहित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें बच्चों वही सेम एज इट इज, आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें आपको अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ आपको चुनना है। ठीक, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को आप चुने। अब बच्चों शब्द क्या है, जलज है। जलज का सॉरी बच्चों, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, जहाज होगा, मछली होगा, चतुर होगा, हाथी होगा। जलज देखो बच्चों,
जलज का इनमें से जो अनेकार्थी शब्द है वो क्या होगा? जलज क्या होता है बच्चों? जलज क्या होता है? जो जल में रहते हैं, लाइक एस कमल है, मोती है, सेवर है, शंख है। तो अगर बात करें जहाज बच्चों, ये आप जानते हो ये दोनों जगह रह सकती है। दैट मीन बंद रहेगी तो ऊपर भी रह सकती है, तो ये नॉन लिविंग बीइंग है, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही गलत है। जलज के लिए मछली क्या बच्चों? मछली पानी में रहती है, तो मछली आपको पता होगा कि मछली सदैव पानी में रहती है, इसका जल ही जीवन है। तो जलज का सही अनेकार्थी शब्द मछली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चतुर से और हाथी से कोई इसका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। और ऑप्शंस दे सकता है बच्चों, और ऑप्शंस में क्या है? जैसे जलज के लिए हम लोग कमल का प्रयोग करते हैं, मतलब कमल को भी जलज का बच्चों अनेकार्थी शब्द मानते हैं। मोती, क्योंकि ये भी पानी में निवास करता है, मोती भी है। सिमार भी है बच्चों, शंख भी है, और बच्चों चंद्रमा भी है। बच्चों अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया है, तो अनेकार्थी शब्द के रूप में आप मछली को भी ले सकते हैं जलज के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी में मछली, तो ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। क्या कह रखा है बच्चों? उस विकल्प का आपका चयन करना है जो निम्न वाक्य का, जो वाक्य दे रखा है इसमें पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या है बच्चों? बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताना है। ठीक, क्या दे रखा है बच्चों? बच्चे ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन पहला दे रखा है बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, या फिर बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, या फिर बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, या फिर बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। आपको इसमें सही क्या बताना है बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य में बताना है। तो ठीक है, अब बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो क्या होती है, तो ये बच्चों क्या होती है, आप सुन लें। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है तो उसी क्षण जो है बच्चों दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। दैट मीन जैसे कोई एक व्यक्ति है, ये कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो बच्चों इस क्रिया को वो समाप्त कर दे। दैट मीन जो कार्य कर रहा है वो उस कार्य को वो समाप्त कर दे, लेकिन वो तनिक भी आराम न करे। दैट मीन उसी छीड़ का मतलब तुरंत ही बच्चों वो दूसरा काम कर ले। दैट मीन दूसरा वर्क करने लगे, तो उसको हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। दैट मीन ये कार्य पहला कर रहा है बच्चों, ये कार्य कर लिया, लेकिन वो आराम न करके इस दूसरी कार्य करने लगा। ठीक, तो पहला कार्य जो है बच्चों वही उसका पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि बच्चों पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब एक काम आप कर रहे हो तुरंत ही उसको कंप्लीट करके दूसरा काम करने लगो बिना समय को वेट किए, तो पहला वाला कार्य जो है वो आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो वही आपको बताना है बच्चों, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसमें पहले बच्चे गृह कार्य करेंगे फिर उसके बाद खेलेंगे। तो इनमें देखो पहला बिना हुए है, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही गलत है। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, तो बिना कैसे बच्चों? पहला काम कंप्लीट होना चाहिए, पहला काम दोनों में कंप्लीट नहीं है। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपके सी में देख लो, पहला काम कंप्लीट है और दूसरा वो खेलने भी गए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के लिए उचित कारक को आपको पहचानना है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, इनमें आपको बच्चों सीधा सीधा कारक कौन सा नजर आ रहा है? तो संबोधक कारक बच्चों, क्योंकि वो संबोधन कर रहा है, प्रभु को संबोधन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में संबोधन कारक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बात करें डेफिनेशन की, संबोधन कारक बच्चों संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। तो इसमें देखो प्रभु को बुलाने का बोध हो रहा है, तो सीधा सीधा ये संबोधन कारक का सही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? ये बच्चों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए, जिसमें वो विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बच्चों आप सब देखो, शब्द आपका क्या दे रखा है? पतन दे रखा है। पतन का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? इनमें से कौन सा है? पत्ता है, पुत्र है, गिरना है, या फिर घर है? आप सब पता होगा बच्चों, जो पतन होता है, पतन का सही जो होता है वो क्या क्या होता है बच्चों? समानार्थी शब्द आपको इसमें से फाइंड करना है, पतन का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो बच्चों अगर बात करें पत्ता की,
अगर हम लोग बात करें पत्ता की, तो पत्ता का समानार्थी शब्द कौन कौन सा होता है? आप सभी को होता है पत्ता का पड़ होता है बच्चों, और क्या होता है? पल्लव भी होता है। पल्लव भी कहते हैं, गांव में देखो बच्चों पल्लव ही आमतौर पे कहा जाता है, और पात भी कहा जाता है। तो पत्ता का क्या होता है समानार्थी शब्द? पड़ कहते हैं, पल्ला कहते हैं, पात कहते हैं, पतन तो कहते नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। वैसे पुत्र का देख लें, पुत्र का बच्चों आप सभी को पता समानार्थी शब्द क्या होता है? बेटा होता है, तनय होता है, और क्या होता है बच्चों? औरस होता है। क्या होता है? औरस होता है। इसमें भी पतन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत है। ऐसे हम लोग घर की बात करें, घर का क्या होता है बच्चों? गे होता है, गे होता है, निकेतन होता है, और सदन होता है। इसका अनिकार्थी शब्द घर का गे, निकेतन, सदन, ये सब होता है बच्चों। तो कहने का अर्थ ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। तो पतन का इसमें समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? गिरना है। तो ऑप्शन नंबर बी में गिरना दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? ये पूछ रखा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दैट मीन नाश का सही समान वाला अर्थ इनमें से क्या है? क्या तबाही है, उत्थान है? उत्थान तो होगा नहीं बच्चों। उत्कर्ष है, नवीन है। नवीन का मतलब नया होता है, उत्थान का मतलब बच्चों किसी कार्य को आप शुरू करें। दैट मीन ये तो हो नहीं सकता। तो सीधा सीधा बच्चों जो नाश का सही अर्थ वाला शब्द है वो तबाही भी होता है बच्चों। वो क्या है? तबाही भी होता है और बर्बादी होता है। क्या होता है बच्चों? तबाही और बर्बादी दोनों होता है। तो तबाही तो आपका दे रखा है आपको किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 वही विकल्प दे रखे हैं बच्चों, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, आपका जहां बच्चों आपका स्पेस दे रखा है, दैट मीन ब्लैंकेट दे रखा है, वहां पे क्या होगा? उपसर्ग शब्द के में लगते हैं बच्चों। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, क्रिया में लगते हैं, या फिर आठ में लगते हैं। तो दैट मीन इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो शब्द के जो है बच्चों कहाँ लगते हैं? आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं बच्चों? शब्द उपसर्ग शब्द जो होते हैं बच्चों वो आरंभ में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आरंभ में रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग आप सभी को पता होगा बच्चों ये आरंभ में लगने वाले शब्द होते हैं। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष है। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से बच्चों वही 4 विकल्प आपको दे रखे हैं जिसमें सही तद्भव का रूप बताना है उस शब्द का। जैसे कपोत है, कपोत का आपको बच्चों सही तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? गाल दे रखा है, बी कबूतर दे रखा है, सी काम दे रखा है, डी कागज दे रखा है। बच्चों इनमें से आपको सही तद्भव रूप बताना है। कपोत का जो सही तद्भव रूप होता है वो आपको बताना है। गाल होता है, या फिर कबूतर होता है, या फिर काम होता है, या फिर काज होता है। तो बच्चों जो इसमें का सही तद्भव रूप है कपोत का वो कबूतर होगा, क्योंकि कबूतर का जो तद्भव रूप होता है बच्चों कपोत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में कबूतर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों गाल का, तो गाल एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम क्या होता है बच्चों? गाल का कपोल होता है, तत्सम कपोल होता है। काम का तत्सम क्या होता है बच्चों? कर्म होता है। और काज का कार्य होता है। जो बच्चों इसका तत्सम होता है, ये सब गाल का तत्सम कपोल होता है, और काम का कर्म होता है, और काज का कार्य होता है। ठीक, इसको भी आप नोट डाउन रखिएगा, क्या पता आपको प्रश्न में देखने को इससे रिलेटेड मिल जाए। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का आपका चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना। अब जो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है? आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शन देख रखा है, एक चिकनाहट है, दूसरा चांदनी है, खटास है, और बखूबी है। बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रत्यय से नहीं बना है? तो बच्चों प्रत्यय से जो नहीं है बखूबी है। तो ऑप्शन नंबर डी में बखूबी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो बखूबी है बच्चों, ये बा जो है ये उपसर्ग से बना हुआ है। बा उपसर्ग का प्रयोग करके बना हुआ है। बा उपसर्ग का प्रयोग करके बच्चों ये बखूबी बना हुआ है। से शब्द देखो आहट है बच्चों, सॉरी बच्चों, इसमें देखो नी है, नी का प्रयोग करके बना है। देखो ये उपसर्ग है इसमें अगर बात करें, और देखो ये आस उपसर्ग से बना हुआ है। ये खटास जो है आस उपसर्ग से बना है, और ये आहट उपसर्ग से बना है। मतलब इनमें तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहले में क्या हुआ? आहट का हुआ, दूसरे में नी का हुआ, चौथे में आस का हुआ है। तो तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि बखूबी में बा उपसर्ग का प्रयोग मतलब उपसर्ग का प्रयोग करके बना है।
कहने का अर्थ है बच्चों इसमें, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, जो चिकनाहट है इसमें नाहट प्रत्यय का यूज हुआ है, नी प्रत्यय का यूज हुआ है, इसमें आस प्रत्यय का यूज हुआ है। मैंने उपसर्ग बोला बच्चों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो तीनों में प्रत्यय का प्रयोग करके बना हुआ है, जबकि बखूबी में बा उपसर्ग का प्रयोग करके बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रत्यय से नहीं बना, ये प्रश्न हमारा पूछ रखा है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से बच्चों उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको सभी को पता होना चाहिए, जो उल्लास का संधि विच्छेद है वो बच्चों उत प्लस लास है। कौन सा? उत प्लस लास है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही उत प्लस लास दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों ये कौन सी प्रकार की संधि है, तो ये आपकी सम्यक प्रकार की संधि है। कौन सी? सम्यक संधि है। कौन सी बच्चों? सम्यक संधि ये आपकी है। ठीक है, उल्लास आपका सम्यक संधि है। ठीक, क्योंकि बच्चों इसमें जो है व्यंजन संधि के नियम अनुसार ये ता और दा के रूप में बना हुआ है। ता माइनस दा का ला हो रहा है। ठीक बच्चों, ता और दा का ला हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि है बच्चों? आपका सम्यक संधि देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका संधि विच्छेद सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसमें आपको सही विपरीत वाला, दैट मीन इसमें आपको शब्द के विपरीत वाला अर्थ विकल्प चुनना है। ठीक है बच्चों, जो शब्द है उसके विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। जो इससे संयोग का विपरीत क्या होता है बच्चों? इस संयोग का विपरीत अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है संयोग का जो विपरीत अर्थ होता है बच्चों वो क्या होता है? वियोग होता है। क्या होता है? वियोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में वियोग दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों आपसे अवशेष की, अगर बात करें बच्चों आपके अवशेष की, तो अवशेष का क्या होता है? पूर्ण होता है। अवशेष का मतलब कुछ बचा हुआ, पूर्ण मतलब इसका सही विपरीत वाला अर्थ हो जाएगा। दुरुपयोग का मतलब बच्चों सदुपयोग, दुरुपयोग का मतलब किसी कार्य, मतलब किसी चीज का वेस्ट करना, तो सदुपयोग इसका हो जाएगा। दैट मीन किसी चीज को बचाना, मतलब उसका सही से प्रयोग करना, क्या हो जाएगा? सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बात करें इसकी सदुपयोग हो जाएगा। वैसे ही मिलन का बच्चों विरह हो जाएगा। मिलन का मतलब मिलना होता है, विरह का मतलब बिछड़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में वियोग दे रखा है, इसका सही अर्थ संयोग का वियोग है, तो ऑप्शन नंबर ए में वियोग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।